चिंकू का आज बर्थडे है, इसलिए ताज होटल में चिंकू ने अपने सभी दोस्तों को पार्टी पर बुलाया है। होटल में जोर शोर से गाना बजाना हो रहा था और सभी मस्ती में झूम रहे थे। चिंकू के दोस्त एक कोने में सोफे पर बैठे हुए थे, जिन्होंने मैंगो जूस ऑर्डर किया था। उनमें से कुछ दोस्तों ने बर्फ वाला जूस मंगाया और कुछ ने बिना बर्फ वाला। वेटर जूस के गिलास लेकर आया। सभी दोस्तों ने अपना अपना जूस पीना शुरू किया, लेकिन जूस पीते ही अचानक से वो सोफे से नीचे गिर गया। चिंकू और उसके सभी दोस्त जो के पास आए। हे भगवान, ये जो को क्या हो गया? इसका पूरा शरीर तो पसीना पसीना हो रहा है। चलो इसे तुरंत अस्पताल लेकर चलते हैं। चिंकू ने अपनी कार में उसे अस्पताल लेकर गया, जहाँ डॉक्टर ने कहा, सॉरी, आपका दोस्त मर चुका है। कुछ ही देर में डिटेक्टिव जे उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और जो को देखता है। जो का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। इससे डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि उसे जरूर किसी न किसी ने जहर दिया है। वो चिंकू से पूरी बात पूछता है। चिंकू उसे सब बताता है। ठीक है, तुम मेरे साथ होटल चलो, वहीं जाकर कुछ सबूत मिलेंगे। डिटेक्टिव जे चिंकू को अपने साथ लेकर जाता है। चिंकू के सभी दोस्त अभी भी होटल में थे। जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, समझे तुम लोग? डिटेक्टिव जे ने होटल के मैनेजर को बुलाया। जरूर इस सिक्योरिटी गार्ड ने जो के कातिल को देख लिया होगा, इसलिए कातिल ने इसे भी मार दिया। हो न हो कातिल कोई अंदर का ही आदमी है। एक बात बताओ मैनेजर, होटल के रूम की चाबी किस किस के पास होती है? होटल रूम की चाबी होटल में 4 लोगों के पास होती है। एक तो गार्ड के पास थी, एक मेरे पास और 2 लोग और हैं। उन दोनों को बुलाओ, मुझे अभी उनसे बात करनी है। मैनेजर ने बाकी 2 लोगों को भी बुलाया और डिटेक्टिव जे ने तीनों से पूछताछ की। पहले मैनेजर से पूछा तो मैनेजर बोला, सर मैं तो यहाँ आया भी नहीं था, मैं तो बर्थडे पार्टी मैनेज कर रहा था और वैसे भी ऐसे इंसिडेंट हमारे होटल की इमेज के लिए अच्छी नहीं है सर। भला मैं क्यों अपने होटल की इमेज गलत करना चाहूँगा सर। इसके बाद डिटेक्टिव जे ने सोहन से पूछा। सोहन ने कहा, सर मैं तो पार्टी हॉल में था। हाँ, कुछ देर के लिए मेरी मम्मी का फोन आ गया था, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आप देखना चाहे तो मेरा फोन भी देख सकते हैं। नहीं नहीं, रहने दो। इसके बाद बारी आई नमन की। नमन ने कहा, सर आज एक वेटर छुट्टी पर था, तो उसके बदले मैं काम कर रहा था। सर आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप बाकी वेटर से भी पूछ सकते हैं। तीनों की बातें सुनकर डिटेक्टिव जे तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। आप बता सकते हैं दोस्तों, कौन झूठ बोल रहा है? सोहन झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतने शोर शराबे में फोन पर कोई कैसे बात कर सकता है। और उसके डायल पैड में एक ही नंबर था, बाकी की कॉल लिस्ट गायब थी। और सोहन ने सब सच कह दिया। सर मुझे एक आदमी ने कुछ पैसे दिए थे और मुझसे सिक्योरिटी रूम की चाबी ले ली थी और मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था सर। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। तभी डिटेक्टिव जे के पास जो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें लिखा था उसकी मौत स्लो पॉइजन की वजह से हुई है। स्लो पॉइजन खाने के 3-4 घंटे के बाद मौत हो जाती है। तभी डिटेक्टिव जे देखता है कि चिंकू का एक दोस्त अचानक से खड़े खड़े गिर जाता है। डिटेक्टिव जे उसे भी अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ पता चलता है कि उसे भी स्लो पॉइजन दिया गया है। इसका मतलब इन दोनों ने सेम ही चीज खाई है। पर जब ये जहर 4-5 घंटों में अपना असर दिखाता है, तो इसका मतलब ये लोग कुछ बाहर से ही खाकर आए होंगे। तभी चिंकू का एक दोस्त डिटेक्टिव जे से कहता है कि ये और चिंकू यहाँ आने से पहले साथ ही थे और एक मॉल भी गए थे। डिटेक्टिव जे मॉल गया, जहाँ उसने फुटेज देखी और पाया कि चिंकू ने जो को एक चॉकलेट दी और जो ने कुछ चॉकलेट अपने पास रख ली। हॉस्पिटल आकर उसने चिंकू के दूसरे दोस्त की जेब चेक की तो देखा कि चॉकलेट का रैपर उसके पास है। इससे अब सब साफ हो गया कि चिंकू ने ही जो को पॉइजन दिया था और जो चिंकू ने भी पूरा जुर्म कबूल कर लिया। चिंकू ने बताया कि उसने जो को इसलिए मारा क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था और उससे जलता था। पूरे गांव के जंगल में पीलू बबली मैडम के घर में कुकिंग का काम करती थी। पीलू अपनी रसोई में भगवान जगन्नाथ जी की तस्वीर लगा कर रखी थी और हर रोज उन्हें भोग लगाती थी और उसके बाद खाना परोसती थी। बबली मैडम उसकी इस आदत से बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने बेटे टिल्लू की आदत से बहुत दुखी रहती थी। देखो ना पीलू, तुमसे मैं इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनवाती हूँ, लेकिन ये टिल्लू है कि कुछ भी नहीं खाता है। मैडम जी, आजकल के बच्चे सिर्फ फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, लेकिन
लेकिन ये सब खा खा कर देखो वो कैसा मोटा होता जा रहा है और एक नंबर का आलसी भी। इस उम्र में तो ये लोग फुर्तीले होने चाहिए। आप सब जगन्नाथ जी पर छोड़ दीजिए, उनकी भोग सबको पसंद आता है। टिल्लू मास्टर को भी एक ना एक दिन वो अपना भोग पसंद करवा देंगे। लेकिन बबली के बहुत समझाने पर भी टिल्लू बात नहीं मानता है। वो हरी सब्जियाँ, दाल, सलाद नहीं खाता था। बबली बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। तो टिल्लू वहाँ आता है। सब्जी वाले अंकल जी, आप कहीं दूर जाकर सब्जी बेचिए। हमारे घर में बहुत सारी सब्जियां हैं। आप एक काम कीजिए, आप नदी के पार जाकर सब्जी बेचिए। क्या बोल रहे हो बेटा? नदी के पार तो दूसरा गांव है। हाँ, तो मेरे घर के बाहर सब्जी मत बेचो, भागो यहाँ से। इस तरह टिल्लू सब्जी वालों को वहाँ से भगा देता था। बबली बहुत परेशान थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तुम ही कुछ रास्ता बनाओ जगन्नाथ जी से कहकर, नहीं तो मेरा लड़का कमजोर ही रह जाएगा। ठीक है बबली मैडम, मैं कुछ सोचती हूँ। आपका कहना सही है। ऐसे तो टिल्लू मास्टर की ग्रोथ रुक जाएगी। जगन्नाथ जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। फिर पीलू भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही मुझे कुछ नया खाना बनाना सिखा दीजिए जिससे टिल्लू का भी भला हो जाए। पीलू किचन में बहुत मेहनत करती है और तरह तरह की डिशेस बनाती थी। फिर वो बहुत थक जाती थी और सोचने लगती है कि ऐसा क्या खाने की चीज बनाए कि जिसको टिल्लू भी पसंद करता था। अच्छा, टिल्लू आइसक्रीम बहुत पसंद करता है। अगर मैं वेजिटेबल से आइसक्रीम बना सकूं तो बबली मैडम का काम बन जाएगा। उसी रात जगन्नाथ जी पीलू की नींद में दर्शन देते हैं। पीलू, तुम्हारी भक्ति और शुद्ध भावनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें मैं नए नए पकवान बनाना सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। हे जगन्नाथ जी, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। जय जगन्नाथ जी। फिर अगले दिन पीलू वेजिटेबल के जूस से और उसके पल्प से एकदम नए तरीके की आइसक्रीम बना देती है और बबली मैडम को एक बार टेस्ट कराकर देखती है। बबली को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। वाह पीलू, ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इसको टिल्लू को क्यों देना है? वो तो और बिगड़ जाएगा। जगन्नाथ जी की कृपा से मैं ये आइसक्रीम वेजिटेबल से बनाई हूँ मैडम। ये सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बिना टिल्लू को बताए उसे पहले वेजिटेबल आइसक्रीम खिलाते हैं और फिर ऐसे ही पीलू अलग अलग इडली, रोल्स और वेजिटेबल से बनी चीज खिलाते जाती है। मम्मी, मुझे अब नूडल्स और फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अब तो मुझे पीलू आंटी जी के हाथों का खाना ही अच्छा लगता है। टिल्लू बेटा, तुम तो सुधर गए। असल में पीलू आंटी तुम्हें वेजिटेबल से बनी डिशेस ही खिला रही थी। देखो अब तुम कितने फुर्तीले और ताकतवर और होशियार हो गए हो। अरे वाह, थैंक यू पीलू आंटी। टिल्लू बेटा, आप स्वस्थ रहो, यही हम चाहते हैं। लेकिन ये सब जगन्नाथ जी के कारण ही हो पाया। और इस तरह से पीलू को बबली एक वेजिटेबल्स की आइसक्रीम फैक्ट्री लगा कर दे देती है और पीलू भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करते हुए अपना काम करती रहती है और अपना जीवन बहुत हंसी खुशी बिताने लगती है। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस। दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ गया। यह देखकर आचार्य जयसूर्या को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। मेरे प्रिय शिष्य और गांव के सभी लोग जरा ध्यान से सुनिए। पूरी प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है। जिसको जो बन पड़ता है, हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की सहायता करना धर्म होता है। आप लोगों से जो कुछ बने उसे दान करें। आचार्य की यह उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि उसके पास तो वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं है। अगर मैं इस वस्त्र को उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसके बाद उसने फिर से सोचा कि मनुष्य तो बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला
जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के ही रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता? यह सोचते हुए उसने अपने वस्त्र उतारकर आचार्य को दे दिया। आचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता? तब वह गरीब कहता है, आचार्य दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर फिर से आचार्य के चरणों में रख देता है। आचार्य ने उसे हृदयपूर्वक धन्यवाद कहते हुए कहते हैं, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपके हृदय वैशाल्यता को देखकर स्वयं भगवान आपके ऊपर प्यार बरसा रहे हैं। यह कहते हुए उन मोतियों की मालाओं को बेचकर आचार्य ने गांव वालों के लिए अन्न का प्रबंध किया।